तो आज हम पढ़ने वाले लेक्चर में उत्तर प्रदेश की जलवायु। क्लाइमेट ऑफ यूपी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यूपी की जलवायु को लेकर के भी 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछ लिए जाते हैं। तो आज का टॉपिक यूपी की जलवायु या क्लाइमेट ऑफ यूपी। अब देखिए, यूपी की जलवायु पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो जलवायु के साथ यूज होते हैं बहुत ज्यादा। जैसे एक शब्द यूज होगा मौसम, और दूसरा शब्द होगा जलवायु। तो जलवायु को पढ़ने से पहले हमें मौसम को समझना है। तो आप मौसम या जलवायु दोनों शब्द जब ऐसे हम छोटे थे तो हमें ऐसा लगता था एक ही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कई बार हम यूज करते हैं मौसम शब्द, और ज्यादातर हम मौसम शब्द को इस्तेमाल करते हैं, ना कि जलवायु को। तो जलवायु को पढ़ने से पहले हम मौसम को समझ लें। जब हम मौसम को समझ जाते हैं तो फिर मौसम के बाद जलवायु किसे कहा जाता है उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो आज पहले हमें जलवायु को पढ़ने से पहले समझना होगा मौसम किसे कहते हैं। तो देखें, मौसम क्या है? मौसम अल्पकालिक दशाएं। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो कई बार हम बोलते हैं आज मौसम खराब है, आज मौसम अच्छा है, कल मौसम बड़ा अच्छा था, पता नहीं कल को कैसा मौसम रहेगा। तो मौसम है क्या? तो हमें जान लेना है कि मौसम का मतलब होता है अल्पकालिक दशाएं। अल्पकालिक दशाएं, अल्पकालिक का मतलब है एक बहुत कम समय के लिए, एक छोटी सी अवधि में दशा हमारे आसपास कैसी है। और दशाएं किसकी? टेम्परेचर की, ताप कैसा है, नमी कैसी है, दाब कैसा है। तो इन सब बातों को एक साथ जोड़ करके जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं उसे दशाएं। तो वायुमंडल की दशाएं अर्थात वायुमंडल में पाई जाने वाला ताप, वायुमंडल में पाई जाने वाली नमी, वायुमंडल में पाया जाने वाला दाब, इन सबको एक शॉर्ट पीरियड में जब हम देखते हैं तो उसे हम कहते हैं अल्पकालिक दशाएं। तो अल्पकालिक दशाएं किन के आधार पर तय होती हैं? ताप के आधार पर, नमी के आधार पर और दाब के आधार पर। उसे कहा जाता है मौसम। तो वायुमंडल में अल्पकालिक दशाएं मौसम कहलाती हैं। हम जब एक शब्द को करके लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वायुमंडलीय अल्पकालिक दशाएं, वायुमंडलीय शॉर्ट टर्म या अल्पकालिक दशाएं मौसम कहलाती हैं। अब विशेष जोर देना है आपको, क्योंकि जब ये सवाल पूछा गया है तो आपको आंसर पर ध्यान रखना है। आपको देंगे अल्पकालिक दशाएं। तो मौसम कैसी दशाओं को कहा जाता है? अल्पकालिक दशाओं को मौसम कहते हैं। अब जब ये इस मौसम के बाद हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमारे सामने वही बात आ जाती है कि फिर जलवायु किसे कहते हैं। आप इन्हें साथ साथ एक एक लाइन को करके लिखते रहे। जैसे मौसम के लिए आप सिर्फ कितना लिखेंगे? वायुमंडलीय अल्पकालिक दशाएं मौसम कहलाती हैं। ठीक, अब उसके बाद हमें समझना होगा जलवायु फिर किसको कहते हैं। तो जलवायु को समझने के लिए अब हम पहले इसको रब कर देते हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे जलवायु अर्थात क्लाइमेट। अब देखिए, जैसा अभी देखा था ना कि अल्पकालिक दशाएं मौसम कहलाती हैं, तो जो ये अल्पकालिक दशाएं एक बहुत लंबे समय तक जिस रूप में होती हैं उनका एक एवरेज निकाला जाता है। तो उस एवरेज को, किसके एवरेज को? दीर्घकालीन, मौसम की दीर्घकालीन जो दशाएं होती हैं उनके एवरेज को दीर्घकालीन दशाओं को जलवायु कहते हैं। बस प्री के लिए क्वेश्चन अच्छा तैयार होता है। दीर्घकालीन दशाएं पूछी जाती हैं। दीर्घकालीन दशाओं को क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है कि जलवायु कहा जाता है। तो दीर्घकालीन दशाएं क्या कहलाती हैं? जलवायु। और अल्पकालिक दशाएं क्या कहलाती हैं? मौसम। अब कालिक वर्ड यूज होगा तो आप आंसर दे देंगे मौसम, और दीर्घकालीन वर्ड यूज होगा तो आप आंसर देंगे जलवायु।
अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, जब हम क्लाइमेट को पढ़ते हैं तो क्लाइमेट को पढ़ने के लिए हमें कई सारे ऐसे सवाल होते, शब्द आते हैं जो पहले हमें समझ लेने बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एक शब्द हम देखते हैं उष्ण, एक शब्द आपको मिलेगा आर्द्र, और एक शब्द आपको मिलेगा शुष्क। जब भी जलवायु के चैप्टर को पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ो, वायुमंडल की दशाओं को पढ़ो, बारिश को पढ़ो या क्लाइमेट को पढ़ो, तो उसके लिए हम इन शब्दों को बार बार पढ़ते हैं। जब इन शब्दों को बार बार पढ़ेंगे तो फिर हमें इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि इनका आखिर मीनिंग क्या है। तो उष्ण शब्द को अर्थात इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल। अब उष्ण शब्द को एक अपनी भाषा में याद रखना आप, गर्म से। उष्ण का मतलब क्या है, गर्म, गर्म बोले तो ताप। तो उष्ण से क्या तात्पर्य है, ताप अर्थात गर्म। ऐसे ही दूसरा शब्द हमारे पास होता है आर्द्र। आर्द्र को हम अपनी सामान्य आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं नमी। क्या कहते हैं, वेट अर्थात नमी। अब नमी किसे, वायु में उपस्थित जल की मात्रा नमी कहलाती है। इसको अर्थात करके हम लिख सकते हैं वायु में उपस्थित जल की मात्रा, वायु में उपस्थित जल की मात्रा। अब इस आर्द्र शब्द को आप इस तरह से या फिर एक शब्द इसके अलावा ले सकते हैं ह्यूमिड। कहीं कहीं वेट भी लिखा रहता है, कहीं पर ह्यूमिड। आर्द्र बोले तो ह्यूमिड अर्थात ह्यूमिडिटी जिससे बनती है, और ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, वायु में उपस्थित जल की मात्रा को आर्द्र या आर्द्रता या नमी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट शब्द आता है शुष्क। शुष्क का मतलब है ड्राई, ड्राई का मतलब है सूखा। जब वायु में पानी की मात्रा ना रही हो, सूखा हो गया है, तो उसे हम कहते हैं शुष्क। तो जब जलवायु को पढ़ेंगे तो हम पढ़ते हैं शुष्क क्षेत्र, आर्द्र क्षेत्र, उष्ण क्षेत्र। तो उससे पहले हमें ये शब्द क्लियर हो जाने चाहिए कि उष्ण से क्या तात्पर्य है। उष्ण का मतलब है गर्म अर्थात ताप किसी भी स्थान का, और आर्द्र का मतलब है नमी अर्थात वायु में उपस्थित जल की मात्रा को नमी कहा जाता है। एंड शुष्क से तात्पर्य है ड्राई अर्थात सूखा। तो ये तीनों शब्द आपको क्लियर हो गए होंगे, उष्ण, आर्द्र या शुष्क। इसको लिख लीजिए। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं, अब देखिए जब उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जलवायु से पहले हमें भारत की जलवायु के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की जलवायु को जब पढ़ें तो उसकी जलवायु कहीं ना कहीं भारत से बहुत ज्यादा मैच करती है। अर्थात जैसी भारत की जलवायु है वैसे ही भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की भी जलवायु है। तो अब इसको यदि हम यहाँ पर इस तरह से अपनी इंडिया को देखते हैं तो इंडिया की लोकेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश की लोकेशन कहां पर आती है, उत्तर प्रदेश की लोकेशन यहां पर आएगी। ये आपका उत्तर प्रदेश यहां पर आता है। अब इन्हें पढ़ने से पहले कि यूपी में हम या फिर देश में हम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, हमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो हमें क्लियर हो जानी चाहिए। उसके आधार पर हमें उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में पता चल जाता है। अब देखिए यदि हम यहाँ पर एक रेखा खींच देते हैं तो यहाँ से एक लाइन भारत को काटती हुई जाती है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। इस लाइन को कहा जाता है कर्क रेखा, जो कि कितने डिग्री पर स्थित है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। कर्क रेखा, तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है और कर्क रेखा से नॉर्थ में उत्तर प्रदेश की लोकेशन पाई जाती है। तो यूपी कहाँ सिचुएटेड है, कर्क रेखा के नॉर्थ में। अब ये जो कर्क रेखा वाला हिस्सा है, ये कर्क रेखा से साउथ की तरफ वाले हिस्से को उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण तो मतलब आप समझ ही गए हैं उष्ण किसे कहते हैं, अर्थात ऐसा क्षेत्र जो बहुत ज्यादा गर्म है। तो भारत में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य कर्क रेखा के नॉर्थ में आता है। अब कर्क रेखा से जो नॉर्थ वाला हिस्सा होता है, इस हिस्से को हम टेम्परेट जोन कहते हैं, अर्थात शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। तो जब यूपी की जलवायु को पढ़े तो भाई यूपी की जलवायु कैसी जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है या शुष्क जलवायु है। तो इस आधार पर देखें तो हमें ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी होगी, शीतोष्ण। अब देखें
अभी हमें शीतोष्ण आंसर वहां पर नहीं देना है, क्योंकि हम इससे पहले इसको हम आगे देखें तो इससे पहले हमें कुछ अक्षांश क्लियर करने पड़ेंगे। जब हम पूरे ग्लोब को देखें तो ग्लोब को हम इस तरह से 3 भागों में बांट के यहाँ इक्वेटर से हम उसको 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। अब इस इक्वेटर से जब आप ऊपर चलेंगे, यहाँ 23.5 डिग्री वाला हिस्सा, ये इस तरह से इसे बांट देते हैं। अब ये जो जोन आपको दिखता है 0 डिग्री से 23.5 नॉर्थ एंड साउथ वाला, इसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध अर्थात ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन से ऊपर यहाँ 66.5 डिग्री साउथ, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ। इस वाले हिस्से में गर्मी कंपैरेटिव कम हो जाती है, इसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। और 66.5 से यहाँ 90 डिग्री पर ये हिस्सा होता है फ्रिज्ड जोन या शीत कटिबंध। तो बच्चों, जब हम जलवायु को पढ़ते हैं तो हमें कटिबंध की सिचुएशन क्लियर हो जानी चाहिए कि आखिरकार कौन से कटिबंध में उत्तर प्रदेश स्थित है। तो जब हम इसको देख रहे हैं तो यहाँ ये वाला हिस्से का मतलब है ये सबसे ज्यादा गर्म हिस्सा है। पूरे ग्लोब पर सबसे ज्यादा उष्ण हिस्सा कौन सा है? जो 23.5 डिग्री के मध्य में स्थित है। 23.5 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और आपको पता है 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और हम अपने मैप में समझते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्क रेखा को टच नहीं करता। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्क रेखा को टच नहीं करता, अर्थात आप लोग ये भी जानते होंगे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये बात आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा जाती है, वो कौन कौन से राज्य हैं। आप लिखेंगे तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन की रिवीजन होता रहता है और आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो 23.5 डिग्री सिचुएटेड है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। अब इससे उत्तर प्रदेश ऊपर रह जाता है, तो उस हिसाब से हम देखें तो उत्तर प्रदेश शीतोष्ण कटिबंध में आता है। अब बच्चों, जब इसको यहाँ देखते हैं तो ये उत्तर प्रदेश का ये जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, ये यहाँ पर आसपास में ये जो विस्तार यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, कश्मीर, ये वाला हिस्सा या उत्तराखंड वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर पूरे का पूरा हिमालय का विस्तार पाया जाता है। किसका विस्तार पाया जाता है? हिमालय। उत्तर प्रदेश के ऊपर नॉर्थ की तरफ एक स्टेट है उत्तराखंड, और उत्तराखंड से होकर के हिमालय गुजरता है। जब हिमालय यहाँ से जाता है उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश, इन वाली जगह से निकलता है, तो यूपी क्योंकि कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, कर्क रेखा से थोड़ा सा नजदीक है, तो उत्तर प्रदेश जब यहाँ से ये सिचुएशन में आ जाता है, तो कर्क रेखा के नजदीक होने की वजह से उत्तर प्रदेश को उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपोष्ण कटिबंध। अब देखिए, सवाल यदि पूछ लिया जाए क्या यूपी उष्ण कटिबंधीय में आता है, शीतोष्ण कटिबंधीय में आता है, तो उस सिचुएशन में देखें तो शीतोष्ण कटिबंध में आता है। लेकिन जो शीतोष्ण कटिबंध का वो हिस्सा जो कर्क रेखा के बहुत नजदीक होता है, उसे हम सब ट्रॉपिकल या उपोष्ण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि एग्जाम में हमसे सवाल पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश कौन से कटिबंध में आता है, तो हम आंसर वहां पर उपोष्ण कटिबंध लगा दें। उपोष्ण कटिबंध का मतलब है कि बहुत ज्यादा नजदीक है कर्क रेखा के, तो जो हिस्से कर्क रेखा के नजदीक होते हैं उन्हें उपोष्ण कहे जाते हैं या उपोष्ण कटिबंध कहे जाते हैं। अब उपोष्ण कटिबंध है तो क्या उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो शीतोष्ण कटिबंध में आएगी कि या उष्ण कटिबंध में आएगी? तो उत्तर प्रदेश के ऊपर इधर की तरफ देखें, यहाँ पर शिवालिक रेंज मिलती है। कौन सी रेंज मिलती है? शिवालिक। अर्थात उत्तर प्रदेश को ऊपर से नॉर्थ की तरफ से हिमालय ने घेर रखा है, तो हिमालय की तरफ से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं वो उत्तर प्रदेश तक नहीं जा पाती, अर्थात यूपी बहुत ठंडा नहीं हो पाता। और क्योंकि वो कर्क रेखा के नजदीक है तो उपोष्ण में आ गया है। उपोष्ण का मतलब है वो बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है, तो उपोष्ण के साथ साथ आप उसे उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय भी कह सकते हैं। तो आपसे यदि ये पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है,
तो आप यहां पर एक पॉइंट नोट कर लेना कि उत्तर प्रदेश की जलवायु उपोष्ण अर्थात उष्ण कटिबंधीय है। उष्ण कटिबंधीय है। कई बार उपोष्ण कटिबंधीय को भी आंसर सही माना जाता है और कई बार दिखता है कि उपोष्ण कटिबंधीय वहां पर लिखा ही नहीं है तो उष्ण कटिबंधीय आ जाता है, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय का मतलब बहुत ठंडा, लेकिन क्योंकि हिमालय हमें उस ठंड से बचा देता है तो हमारा हिस्सा ज्यादा यहाँ पर ठंडा नहीं हो पाता, तो फिर हम उसको आंसर में रख के आते हैं उष्ण कटिबंधीय अर्थात ट्रॉपिकल जोन। इसी तरह से दूसरा सवाल ये है, अब एक जैसे यूपी है, यूपी को आप इस कोने से देखेंगे तो इस कुछ और मिलेगा और यहाँ पर कुछ कोना कुछ और मिलेगा। तो जैसे हम देखते हैं कि भारत की जलवायु में विविधता पाई जाती है। भारत की जलवायु में विविधता, डाइवर्सिटी पाई जाती है। वैसे ही यूपी की जलवायु में भी विविधता पाई जाती है। जैसे यूपी की जलवायु में विविधता पाई जाती है, वैसे ही जैसे भारत की जलवायु में विविधता पाई जाती है, वैसे ही उत्तर प्रदेश की जलवायु में विविधता पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यूपी में 75 जिले हैं तो हर जिले में एक जैसा मौसम, एक जैसी जलवायु नहीं होती। ठीक है, तो डाइवर्सिटी मिलती है, तो आंसर होता है यस, यूपी की जलवायु में डाइवर्सिटी है और भारत की जलवायु में भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। अब देखिए डाइवर्सिटी कैसे, यदि आप अपने ये लिख लिया होगा आपने, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आप देखें और जब हम यहां पर देखें तो यहां पर ये हिस्सा किसका है, लद्दाख का, और यहां जाएं तो ये हिस्सा किसका है, केरला का। तो केरल वाला हिस्सा और लद्दाख वाला हिस्सा, यहाँ तो डाइवर्सिटी होगी। केरल में जाके देखें तो बहुत ज्यादा ठंडा है, और सॉरी लद्दाख में देखें तो बहुत ज्यादा ठंडा है और केरल में बहुत ज्यादा गर्म है। तो विभिन्न जलवायु है, भारत के हर कोने की जलवायु एक जैसी नहीं है, अलग अलग मिलती है। भाई जलवायु से एक तात्पर्य ये भी तो है ना, जैसे अभी हमने बताया कि दीर्घकालीन क्षेत्र, दीर्घकाल का जो क्षेत्र होता है उस दीर्घकाल क्षेत्र में हम दीर्घकालिक क्षेत्र नहीं बोलेंगे, दीर्घकालिक समय बोलेंगे। दीर्घकालिक समय से मतलब क्या होगा, ये मान के चलें कि लगभग 30 साल, लगभग 30 वर्ष का जो समय है वो कैसा रहा है, उसका एक औसतन चीज निकाली जाती है। जैसे देखिए कि जो सर्दी ज्यादा लंबे समय तक के लिए आती है कि गर्मी ज्यादा लंबे समय तक के लिए आती है। तो यदि हम पूरे 12 महीनों का रिकॉर्ड देखें तो कंपैरेटिव सर्दी जो है वो 2 महीने तो बहुत अच्छी पड़ती है। जनवरी का महीने बहुत ज्यादा ठंडा होता है, लेकिन ज्यादातर जो हमारे जो महीने आते हैं वो कैसे आते हैं, गर्म। तो एवरेज हम कैसा निकाल सकते हैं कि जलवायु कैसी है, गर्म है। ऐसे ही तो ये कहते हैं कि दीर्घकालिक समय तक जो मौसम जैसा रहा हो उसके आधार पर जलवायु को निर्धारित किया जाता है। अब यहाँ पर देखें तो लद्दाख है और यहाँ पर देखें तो केरला। ये 2 एग्जाम्पल हैं जो पूछे जाते हैं कि भारत की डाइवर्सिटी के 2 विशेष उदाहरण देकर के समझाइए। तो वो कौन कौन से राज्यों से आप तुलना करके समझाएंगे, तो यूनियन टेरिटरी लद्दाख की जलवायु और केरला की जलवायु, इसे कहते हैं कि भारत की जलवायु में विविधता है। ऐसी जब आप उत्तर प्रदेश को पढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश को है समझने के लिए हम देखें कि ये उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है, तराई वाला क्षेत्र है, तराई क्षेत्र। और ये उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्र है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शिवालिक रेंज पाई जाती है। क्या पाई जाती है, यहाँ शिवालिक रेंज से नीचे वाला हिस्सा है।
और उसके नीचे वाले हिस्से को यहाँ पर इसे गिरिपद बोलते हैं। गिरिपद का मतलब है जो शिवालिक के नीचे स्थित है। और ये जो आपका ललितपुर, जालौन, झांसी, ये वाला जो हिस्सा आता है, इस वाले हिस्से को हम यहाँ पठारी हिस्सा बोलते हैं। तो यहाँ की जलवायु और यहाँ की जलवायु में क्या है, डिफरेंस पाया जाता है, विविधता पाई जाती है। तो जैसे देश की जलवायु में विविधता पाई जाती है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश की जलवायु में भी विविधता पाई जाती है। अब यदि यूपी की विविधता के एग्जाम्पल हमसे ले लें या देश की विविधता का एग्जाम्पल हमसे पूछ लिया जाए, तो देश में विविधता के एग्जाम्पल आप उसी में आगे और कंटिन्यू करके लिख सकते हैं। जैसे लद्दाख और केरल राज्यों की जलवायु विविधता, वैसे ही उत्तर प्रदेश में गिरिपद, गिरिपद समझ रहे हैं? गिरिपद का मतलब है शिवालिक के नीचे वाला हिस्सा, जो शिवालिक रेंज है उनके नीचे वाला जो सटा हुआ हिस्सा है, इसे गिरिपद बोला जा सकता है। गिरिपद एवं पठारी क्षेत्र, गिरिपद एवं पठारी क्षेत्र, ये हिस्सा यहाँ पर बुंदेलखंड वाला हिस्सा, हम बुंदेलखंड पठार पढ़ते हैं, ये इस वाले हिस्से को पठारी क्षेत्र कहते हैं। यहाँ की जलवायु और यहाँ की जलवायु में बहुत अंतर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ की जलवायु बहुत ज्यादा आर्द्र है, नम है, जबकि यहाँ की जलवायु कैसी है, शुष्क है, अर्थात सूखी है। सबसे ज्यादा सूखा इसी वाले जोन में देखने को मिलता है। तो भारत की विविधता के दो एग्जाम्पल लद्दाख और केरल, यूपी की विविधता के दो एग्जाम्पल हैं गिरिपद और पठारी क्षेत्र। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम जब यूपी में जलवायु को बांटते हैं, तो यूपी में जलवायु को किन आधारों पर या कितने भागों में बांट के पढ़ा जाता है। तो आप देखें, उत्तर प्रदेश की जलवायु, ये लिखेंगे आप, यूपी की जलवायु को दो भागों में, यूपी की जलवायु को दो भागों में बांटा जा सकता है। यूपी की जलवायु को दो भागों में बांटा जा सकता है। अब दो भागों में बांटने का है, तो हम एक भाग बांटते हैं उष्ण। उष्ण आप लोग समझ ही गए होंगे, उष्ण का मतलब है गर्म, ट्रॉपिकल, और आर्द्र क्षेत्र, उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्र। दूसरी जल भाग में हम उसको बांट देते हैं, तो दूसरा भाग हमारे पास यहां पर साधारण आर्द्र एवं उष्ण, साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश या उष्ण क्षेत्र। तो यूपी की जलवायु को कितने भागों में बांट के पढ़ा जाता है? दो भागों में, एक उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्र, आर्द्र और लिख देना यहाँ पर, उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्र, दूसरा साधारण आर्द्र और साधारण उष्ण, साधारण उष्ण क्षेत्र। अब ये जो उष्ण क्षेत्र है, इसको भी हम कितने भागों में बांट के पढ़ सकते हैं? इसको हम इस तरह से दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक को कहते हैं तराई क्षेत्र, और दूसरे को कहते हैं पूर्वी क्षेत्र। तराई क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, ये आप लिख लेंगे इसको, क्योंकि नोट्स जब आपके पास लिखे हुए होते हैं, तो फिर आज के बाद जब आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो फिर आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, आराम से आपके पास लिखा हुआ होता है। तो यूपी की जलवायु कितने भागों में बांट के पढ़ा जाता है? दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, उष्ण और आर्द्र क्षेत्र, साधारण आर्द्र और उष्ण क्षेत्र, या साधारण आर्द्र और साधारण उष्ण क्षेत्र। यहाँ साधारण हो गया है, बहुत ज्यादा नहीं है किसी भी चीज की स्थिति। तराई क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। अब यदि हम अपने उत्तर प्रदेश के नक्शे को देखें, तो ये वाला जो हिस्सा यूपी का आता है, ये वाला हिस्सा,
इसे हम तराई प्रदेश कहते हैं। कौन सा प्रदेश कहते हैं? तराई प्रदेश कहते हैं। इसके बाद ये वाला हिस्सा आपको, अब देखें ये नॉर्थ है यूपी, और इधर की तरफ जाएंगे तो पूरब होगा, ये उत्तरी हो गया और ये पूर्वी हो गया। अब इसमें उत्तरी पूर्वी में की तरफ देखते हैं तो जो तराई प्रदेश है यूपी में, जब बारिश की सिचुएशन देखें तो बारिश यूपी में तराई प्रदेशों में अच्छी होती है। उसके पीछे वजह है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं। अब यूपी का इस नक्शे को हम ये देखते हैं तो ये हमारा होता है पश्चिमी भाग, पश्चिमी क्षेत्र, ये होता है मध्य क्षेत्र, और ये मिलेगा आपको यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। अब हमने यहाँ पर उष्ण और आर्द्र क्षेत्र को कितने भागों में बांटा? 2, तराई क्षेत्र एंड पूर्वी क्षेत्र। अब इसकी लोकेशन देखें तो ये वाला जो हिस्सा है जो शिवालिक रेंज के इर्द गिर्द वाला है या गिरिपद के नीचे वाला हिस्सा है, इसे हम तराई प्रदेश कहते हैं। अब तराई प्रदेश को यदि आप थोड़ा सा और समझें तो आप तराई प्रदेश का मतलब है यूपी के इस राज्य जिले से लेके, कौन सा जिला है ये? सहारनपुर। तो तराई प्रदेश का मतलब है सहारनपुर से कुशीनगर तक, सहारनपुर से कुशीनगर तक। अब देखिए यहां क्या पड़ेगा? कुशीनगर, सहारनपुर से कुशीनगर। उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र कहां से कहां तक विस्तारित है? तो आप आंसर लगा सकते हैं सहारनपुर से लेके कुशीनगर। सहारनपुर से यहाँ आप देखेंगे तो बिजनौर है, मुजफ्फरनगर है, बहराइच है, पीलीभीत है, बरेली है, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, ये सारा का सारा जोन किस में आता है? तराई प्रदेश में। यदि ऐसे ना सवाल ऐसे बना देगा कि तराई प्रदेश में कौन सा जिला नहीं आता, तो जब हमने यूपी के 75 जिले पढ़े थे तो हमें लोकेशन वाले जिले याद है कि यहाँ पर कौन सा जिला किसके बाद आता है, तो ये सब तराई प्रदेश में आता है। और तराई प्रदेश सहारनपुर से लेके कुशीनगर तक जाता है। और तराई प्रदेश की दूसरी खास बात क्या लिखेंगे कि यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा होती है, यहाँ पर वार्षिक वर्षा अर्थात कम ज्यादा होती रहती है, तो वार्षिक वर्षा यहाँ पर 120 से 180 सेमी, 120 से 180 सेमी तक होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो लगभग यहाँ के तापमान को भी देख सकते हैं कि यहाँ का तापमान जो एक एवरेज तापमान है वो आपका लगभग 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर पाया जाता है। ये आप इसको नोट डाउन कर लेंगे कितने डिग्री तापमान यहाँ पर। देखिए ये जो 18 डिग्री तापमान है ये जनवरी के महीने में आप लिखे यहाँ पर, कौन से महीने में? जनवरी के महीने में। और यदि यहाँ जुलाई के महीने की बात करते हैं तो जुलाई के महीने में ये तापमान 30 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो तराई क्षेत्रों में जो जनवरी के महीने का तापमान आप बता करके आएंगे 18 डिग्री सेल्सियस, और जुलाई के महीने का जो तापमान है उसको आप बता के आएंगे यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इसके बाद जब दूसरा आप देखें तो यहाँ पर है पूर्वी क्षेत्र। अब पूर्वी क्षेत्र का मतलब है जब आप अब यूपी के नक्शे को यदि ये वाला हिस्सा देखें तो यहाँ से इस वाले हिस्से के, इसे हम बुंदेलखंड क्षेत्र कहते हैं, बुंदेलखंड से थोड़ा सा ऊपर ये यहाँ यह वाला हिस्सा, ये हिस्सा ये किस में आएगा? पूर्वी क्षेत्र में। और जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं मिर्जापुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, प्रयागराज, सीतापुर, आदि, सीतापुर आदि। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर यदि आप तापमान लिखें, वार्षिक वर्षा लिखें, तो यहाँ पे वार्षिक वर्षा
100 से 120 सेमी, 100 से 120 सेमी तक की होती है। और पूर्वी जो क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र के बाद दूसरा हम पढ़ते हैं साधारण, आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। साधारण, आर्द्र और उष्ण क्षेत्र को पढ़ने के लिए आपको इसे 3 भागों में बांटना पड़ेगा। तो ये आपने लिख लिया होगा। तो क्या देखा था हमने, इसको 2 भागों में बांट के पढ़ा था, एक उष्ण और आर्द्र क्षेत्र, और दूसरा शब्द हमने यहाँ लिखा था साधारण। साधारण का मतलब है किसी भी चीज की बहुत ज्यादा अधिकता नहीं है, यहाँ पर एवरेज है। साधारण, उष्ण एवं आर्द्र, एवं साधारण आर्द्र। अब साधारण, उष्ण और साधारण आर्द्र क्षेत्र को हम ऐसे 3 भागों में बांट लेते हैं। एक को हम पढ़ते हैं पश्चिमी क्षेत्र के रूप में, दूसरे को हम पढ़ते हैं मध्य क्षेत्र के रूप में, और तीसरा हम पढ़ते हैं बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के रूप में। बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र। अब हमसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की जलवायु को यदि बांटा जाता है तो बुंदेलखंड क्षेत्र कौन से में आता है, उष्ण आर्द्र क्षेत्र में आता है या साधारण उष्ण आर्द्र में आता है? तो देखिए, साधारण उष्ण आर्द्र क्षेत्र में आता है बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। अब यदि पश्चिमी क्षेत्र की लोकेशन देखें तो ये वाला हिस्सा आपका पश्चिमी क्षेत्र में आता है। यहाँ के रूप में आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बागपत मिलेगा, शामली मिलेगा, मेरठ मिलेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं जैसे मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, मथुरा, इटावा, एटा कर ले बल्कि ऐसे करके, एटा आदि। क्योंकि बहुत सारे जिले लिखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे उत्तर प्रदेश के जिले ही पढ़ाए जा रहे हों। ये वाला क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र में आता है। और इस क्षेत्र की खास बात है कि इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है। देखिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब इधर बंगाल की खाड़ी से, कहां से, बंगाल की खाड़ी से हवाएं चलती हैं तो इधर की तरफ, कहां की तरफ, पूरब की तरफ, वो आके यहाँ पहाड़ी एरिया से टकराती हैं और यहाँ पर वो ठीक बारिश करा देती हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो ज्यादातर बारिश है वो किधर की तरफ होती है, वो पूर्वी क्षेत्र में होती है। उत्तर प्रदेश में ज्यादा बारिश किस में होती है, पूर्वी क्षेत्र में होती है। और जैसे ही हम इस पूर्वी क्षेत्र में, अब पूर्वी क्षेत्र का मतलब है उत्तर पूर्व क्षेत्र, बारिश कहाँ होती है, पूरब से उत्तर की तरफ, पूरब से या उत्तर से, एक तरीके से इसका उत्तर या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अब पूरब से जैसे जैसे आप पश्चिम की तरफ बढ़ोगे, पूरब से जैसे जैसे पश्चिम की तरफ बढ़ोगे, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में जो बारिश है वो घटती चली जाएगी। कैसी चली जाएगी, घटती चली जाएगी। तो और दूसरा, जब यहां से पूरब से पश्चिम की तरफ बारिश कम होती चली जाएगी और उत्तर से दक्षिण की तरफ बारिश कम होती चली जाएगी। पूरब में सबसे ज्यादा बारिश, पश्चिम की तरफ जैसे जैसे बढ़ते गए बारिश कम हो जाएगी। ऐसे उत्तर में, क्योंकि यहाँ हिमालय क्षेत्र है और हिमालय से जब हवाएं आकर के टकराती हैं तो वहां बारिश कराती हैं अच्छी, और वहां से जैसे आप दक्षिण यूपी की तरफ आएंगे तो बारिश कैसी होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें आप लिख देना सामान्यतः बारिश कम होती है, सामान्यतः बारिश या वर्षा कम होती है, सामान्यतः वर्षा कम होती है। अब एक एवरेज पूछ लिया जाए कि पश्चिमी क्षेत्र की बारिश कितनी होती है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर औसत बारिश, वार्षिक वर्षा, वार्षिक वर्षा 65 से 80 सेमी के बीच होती है, 65 से 80 सेमी के बीच होती है। और जो औसत बारिश है यहाँ की,
औसत वर्षा वो लगभग 85 के आसपास होती है। 80 आया ना यहाँ पर। बारिश कैसी होती है? 65 से लेकर के 85 के, 65 से 80 नहीं, 65 से आप 85 करेंगे इसको, 65 से 85, ये तो एवरेज बारिश हो गई है। और सॉरी, वार्षिक वर्षा हो गई है, औसत बारिश यहाँ पर हो गई है 85 सेमी, 85 सेमी। तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में औसत बारिश कितनी होती है? तो 85 सेमी होती है। कितनी सेमी होती है? 85। अब यदि इसके बाद हम यहाँ इस मध्य वाले क्षेत्र में आ जाएं, तो मध्य का क्षेत्र का मतलब है कि पश्चिमी क्षेत्र के हिसाब से तो थोड़ी यहाँ पर ज्यादा होती है, क्योंकि पूरब से जैसे जैसे आप पश्चिम की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे बारिश का विस्तार कम होता चला जाएगा। तो मध्य वाले में पश्चिम क्षेत्र के हिसाब से थोड़ी सी बारिश कंपैरेटिव ठीक होगी। तो यहाँ इस वाले हिस्से में कौन कौन से आपके जिले आते हैं, तो यदि आपको उत्तर प्रदेश के जिलों की जानकारी होगी तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर कौन कौन से जिले आते हैं। जैसे यहाँ पर आपका आएगा लखनऊ, वाराणसी, शाहजहांपुर, बरेली, ये आपके मध्य क्षेत्र में आते हैं। लखनऊ, वाराणसी, शाहजहांपुर, बरेली आदि। तो यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में बारिश थोड़ी ठीक होती है, और यहाँ पर बारिश का विस्तार जो पाया जाता है, तो आप यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पर बारिश 80 से 100 सेमी के मध्य होती है। यहाँ पे बारिश 80 से 100 सेमी के मध्य होती है, वार्षिक वर्षा है ये। और यदि मध्य क्षेत्र की औसत वर्षा, जैसे अभी हमने कहा ना पश्चिमी क्षेत्र की औसत वर्षा तो 85 सेमी, ऐसे मध्य क्षेत्र की औसत वर्षा आपसे पूछ ली जाती है, तो यहाँ मध्य क्षेत्र की औसत बारिश या औसत वर्षा 98 सेमी, कितनी होती है? 98 सेमी। अब साधारण उष्ण और साधारण आर्द्र क्षेत्र में तीसरा हमारा भाग पढ़ा जाता है बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र। बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र, इसको हम इधर की तरफ लिख सकते हैं। अब यूपी के जब जिले पढ़ते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं, या यूपी के कितने जिले हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले आते हैं, कितने जिले उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में आते हैं और कितने जिले मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड जिले क्षेत्र में आते हैं। तो बुंदेलखंड में एमपी के आने वाले जिले और बुंदेलखंड में यूपी के आने वाले जिले। तो देखिए इस पर ध्यान रखें, ये हमारा कौन सा जिला है? ललितपुर। यहाँ क्या पड़ेगा? झांसी। ये क्या है? महोबा। तो ये जो आपका क्षेत्र है सोनभद्र, मिर्जापुर, यहाँ साउथ वाला हिस्सा, और यहाँ चित्रकूट, हमीरपुर, ये सारा का सारा जो हिस्सा है ये वाला, ये पठारी क्षेत्र में आता है। कौन से पठारी क्षेत्र में? बुंदेलखंडीय पठारी क्षेत्र में। तो अब हम जो बात कर रहे हैं साधारण उष्ण और साधारण आर्द्र जलवायु की उत्तर प्रदेश की, वो कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, मध्य क्षेत्र में पाई जाती है, और बुंदेलखंडीय पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। बुंदेलखंडीय पठारी क्षेत्र, ये आपका बुंदेलखंडीय पठारी क्षेत्र में आता है सब। और जितना भी उत्तर प्रदेश का स्थान है, आप ये माने सबसे ज्यादा सूखा यहीं पड़ती है। तो यहाँ बहुत ज्यादा, क्योंकि पठार जो होता है ना वो पानी को अपने अंदर सोखते नहीं है,
पठार कठोर होते हैं तो पानी उनमें से ढल जाता है नीचे और सीधा नदियों में पहुंच जाता है, और नदियां बहुत तेज बहाव वाली होती है और पानी को अपने साथ बहा करके ले जाती हैं। तो इस वाले हिस्से में ज्यादा पानी सोख नहीं पाता या ज्यादा पानी यहाँ पर घुल नहीं पाता, रुक नहीं पाता है, तो यहाँ से पानी क्या है, नदियों में बह के चला जाता है। जब हमने नदी तंत्र को पढ़ा था तो आपने देखा था कि इस क्षेत्र से एक नदी निकल के आ रही, मध्य प्रदेश से कितनी नदियां निकल के आई, यहाँ से चंबल नदी आती है, और चंबल नदी कौन से जिले के पास जाकर के मिलती है? आप कमेंट बॉक्स में इस बात को लिख करके बताएं। यदि आपने नदियां पढ़ी होंगी तो आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, चंबल नदी उत्तर प्रदेश में यमुना में कहाँ आकर के मिलती है। ये मैंने आपको गंगा वाले या सॉरी जो यूपी की नदियां हैं उस टॉपिक में पढ़ाया हुआ है, तो आप उसको भी लिख के बताएं, क्योंकि यदि आप किसी वीडियो को एक बार देख लेंगे तो फिर एक बार देखने के बाद याद नहीं होती। एक बार तो हमें कंसेप्ट क्लियर होता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र हमारा कौन सा है, पूर्वी क्षेत्र हमारा कौन सा है, तराई क्षेत्र हमारा कौन सा है, गिरिपद क्षेत्र हम किसको कहते हैं, तो आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो बुंदेलखंड में जो बारिश का औसत बारिश की बात होती है तो यहाँ लिख देना वार्षिक वर्षा, वार्षिक वर्षा। तो बुंदेलखंड की वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ये भी लगभग 80 से 100 सेमी। पर ध्यान रखनी है आपको ये वाली बात, क्योंकि पठारी क्षेत्र है, यहाँ भले पश्चिम मध्य वाले भाग की तरह बारिश की स्थिति बनती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बारिश का पानी जो है वो भर नहीं पाता, पठारों से सोख नहीं पाते, तो वो जाके नदियों में मिल जाता है। और यहाँ पर जो औसत बारिश है, औसत वर्षा है वो 90-91 सेमी, 90 से 91 सेमी के मध्य होती है। लेकिन फिर भी ये क्षेत्र कैसा रहता है? सूखा रहता है, और कृषि के लिए यहाँ पर बहुत दिक्कतें होती हैं, तो किसानों को यहाँ पर परेशानी का, सूखे का सामना करना पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश का जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आप सबसे ज्यादा बारिश कहाँ देख रहे हैं, सबसे कम बारिश कहाँ देख रहे हैं? तो कभी कभी बारिश किसी जिले में ज्यादा हो जाती है, कभी बारिश किसी जिले में कम हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही जिला पर्टिकुलर फिक्स हो गया कि यहाँ बारिश सबसे ज्यादा होगी, यहाँ बारिश कब सबसे कम होगी। तो हम क्या करते हैं, एक एवरेज निकालते हैं कि लंबे 20-30 सालों से भी कहाँ बारिश एवरेज ज्यादा हो रही है और कहाँ पर बारिश कम हो रही है। उसी आधार पर हमारा वो गोरखपुर और मथुरा वाला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। अब मथुरा में बारिश कम क्यों होती है और बुंदेलखंड इसमें गोरखपुर में बारिश ज्यादा क्यों होती है, ये हम आपको अभी बताएंगे। तो उम्मीद है ये सब लिख लिया होगा। अब इसको हम हटा देते हैं। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जलवायु लगभग भारत की जलवायु की तरह ही है, और उत्तर प्रदेश की जलवायु को पढ़ने के लिए हमें ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की लोकेशन कहाँ पर है, अक्षांशीय विस्तार उत्तर प्रदेश का कहाँ है। तो आपको अक्षांशीय, पहली वीडियो में आपको मैंने यूपी का अक्षांशीय विस्तार, देशांतर विस्तार समझाया था, तो उसके आधार पर आप निकाल लेंगे। अब देखें, यदि हम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश और सबसे कम बारिश है ना, उससे पहले हमें ये बताना है कि देश में यदि हम सबसे ज्यादा बारिश की बात करते हैं और सबसे कम बारिश की बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन आप ये भी नोट कर लेना कि देश में, देश का मतलब है यहाँ पर हम अपने भारत की बात करते हैं, देश में सर्वाधिक बारिश वाला स्थान, सर्वाधिक बारिश वाला स्थान, तो आप आंसर देंगे मासिनराम। मासिनराम कहाँ पड़ता है? ये मेघालय में। मेघालय का मतलब ही मेघ आलय बोले तो मेघों का घर, और सबसे देश में सबसे कम बारिश, देश में सबसे कम बारिश, तो आप आंसर बताएंगे लद्दाख। देखिए, देश में सबसे कम बारिश कहाँ पर है? लद्दाख में। देश में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर है? मासिनराम। और मासिनराम देश ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान है। 2 बार राम राम हो गई, मासिनराम, ध्यान रखें। अब देखिए, हम अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। सेम क्वेश्चन यूपी के रेफरेंस में आपको मिलेगा कि यूपी में सर्वाधिक बारिश, यूपी में सर्वाधिक बारिश, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो आपका आंसर क्या होगा? गोरखपुर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, गोरखपुर कौन सी नदी पर बसा हुआ है? यूपी में
न्यूनतम बारिश, यूपी में न्यूनतम बारिश। आप आंसर लिखेंगे मथुरा। यूपी में न्यूनतम बारिश कहां पर है? मथुरा। देखिए ऐसा नहीं है कि इस बार मथुरा में ही कम हुई होगी या हमेशा मथुरा में ही कम होती है, एक एवरेज बताया ना। जलवायु का मतलब है 20-30 सालों तक मौसम एक जैसा कैसा रहा, गर्म रहा, ठंडा रहा, बारिश कहाँ कम हुई, कहाँ ज्यादा हुई, तो उसका जो एक एवरेज निकाला जाता है उसके आधार पर सबसे कम बारिश वाला स्थान उत्तर प्रदेश में मथुरा है, जबकि सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है। तो ये नोट डाउन कर लेंगे आप। अब इसके बाद दूसरा एक बहुत अच्छा सवाल यूपी में पूछा जाता है कि यूपी में बारिश की स्थिति किधर से किधर की तरफ बढ़ती है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, देखिए जब भी कोई मान लिया पर्वत है ये, अब इस पर्वत से आकर के हवाएं टकराएंगी तो ज्यादा बारिश इस वाले जोन में हो जाएगी। जब हवाएं आकर के टकराती हैं पठारों से, पर्वतों से, तो वहीं पर बारिश हो जाती है और जो दूसरा क्षेत्र होता है वो कैसा हो जाता है? सूखा रह जाता है। ऐसे यूपी में जो हम बारिश की बात करें तो मैंने अभी बताया आपको, जो तराई प्रदेश है बहुत अच्छा बारिश वाला स्थान है। ये जो तराई प्रदेश है, ये वाला प्रदेश कौन सा है? ये क्षेत्र कौन सा आता है? तराई में। सहारनपुर से लेके कुशीनगर तक के हिस्से को हम तराई प्रदेश के रूप में जानते हैं। और यहाँ पर आप जब एक जिला देखेंगे तो ये आपका बलिया है, और बलिया के यहाँ बराबर में देवरिया, और देवरिया के पास यहाँ पर एक स्थान पड़ेगा आपको गोरखपुर। गोरखपुर। अब देखिए जब इधर बंगाल की खाड़ी से हवाएं उठ करके आती हैं, बंगाल की खाड़ी से हवाएं उठ करके आती हैं, तो पूरब में सबसे पहले कहां पर? पूरब में सबसे पहले वो गोरखपुर में ऐसी सिचुएशन बनाती है कि सबसे ज्यादा बारिश गोरखपुर में, क्योंकि बारिश पूरब से। अब एक दूसरा क्वेश्चन आप यहां पर नोट कर लेंगे कि यूपी में बारिश पूरब से पश्चिम की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ कम हो जाती है। यूपी में बारिश पूरब से पश्चिम की तरफ कम हो जाती है। अब देखिए मेरठ है यहाँ पर, और आपका बागपत, शामली, ये सब ये वाला जो हिस्सा है ये कंपैरेटिव कम बारिश वाला क्षेत्र है। तो पूरब से पश्चिम की तरफ यूपी में बारिश की दशा बताएं तो आप ध्यान रखें पूरब से पश्चिम की तरफ बारिश कम हो जाती है। दूसरा, जब आप ये हिस्सा देखें जिसे हम गिरिपद कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं, तो ये यूपी का नॉर्थ हिस्सा है। ये यूपी का क्या हिस्सा है? नॉर्थ। और ये यूपी का साउथ वाला हिस्सा पड़ेगा। तो जब नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं तो बारिश कम हो जाती है। तो लिखें उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर बारिश कम हो जाती है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर बारिश कम हो जाती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जैसे हम दक्षिण से उत्तर प्रदेश में उत्तर की तरफ चलेंगे तो बारिश का विस्तार बढ़ जाता है, या पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे तो बारिश का विस्तार बढ़ जाता है। तो यदि क्षेत्र के हिसाब से पूछ ले कि यूपी में बारिश वाला ज्यादा बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो तराई क्षेत्र एंड पूर्वी क्षेत्र। कौन सा? तराई और पूर्वी। अब देखिए गोरखपुर में अब ये तराई क्षेत्र ये है, पूर्वी क्षेत्र ये है। अब गोरखपुर की खास बात क्या हो गई है कि गोरखपुर आपका पूर्वी कोना भी है, और इस सिचुएशन के यहाँ के हिसाब से आप देखें तो उत्तरी भी है। अब पूर्व तो ये भी पड़ जाएगा आपका, लेकिन ये भी बलिया भी पड़ जाएगा, लेकिन ये उत्तर में ही पड़ेगा। तो यहां से यदि इसको बांट दे तो गोरखपुर उत्तर में भी पड़ता है और गोरखपुर इधर से पूरब में भी पड़ता है, और उत्तर और पूरब में जो बारिश की स्थिति है वो ज्यादा अच्छी होती है। तो एक नोट आप ये भी लिखें, यूपी में सर्वाधिक बारिश, यूपी में सर्वाधिक बारिश उत्तर पूरब, उत्तर पूरब में होती है। यूपी में सर्वाधिक बारिश, तो आप आंसर यदि गोरखपुर पर्टिकुलर ना जिला पूछेगा तो गोरखपुर, और जिला ना पूछ करके क्षेत्र विशेष को बांट के पूछ देगा
तो यूपी में सर्वाधिक बारिश उत्तर पूरब में होती है। और जिला हमें याद ही होता है, कहाँ होता है? गोरखपुर। अब जैसे हम देखते हैं कि यूपी में सबसे कम बारिश कहाँ होती है, तो यूपी में सबसे कम बारिश होती है मथुरा में। आपको मथुरा ध्यान होगा, यहाँ पर है। यूपी में सबसे कम बारिश कहाँ होती है? मथुरा में। अब आप मथुरा की लोकेशन को देखें कि मथुरा साउथ में भी आता है और पश्चिम की तरफ भी आता है। ये साउथ भी हो गया है और पश्चिम भी हो गया है। तो सबसे कम बारिश एंड सबसे ज्यादा बारिश, यूपी में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ हो गई? गोरखपुर। और यूपी में सबसे कम बारिश कहाँ हो गई है? मथुरा। ठीक, तो यूपी को उसकी जलवायु के लिए जब हम पढ़ते हैं तो हमें याद रखने हैं। अब देखिए, सवाल यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ये सवाल अब लेक्चर पढ़ने के बाद पूरा कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बार बार 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब हम कहें ना यूपी की जलवायु कैसी है, तो यूपी की जलवायु सामान्यतः ऐसी ही है जैसे भारत की जलवायु है। यूपी की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंध लगा देंगे आप। उष्ण कटिबंध लगाएंगे, ये नहीं सोचे बिल्कुल भी 23.5 से ऊपर पड़ता है यूपी तो शीतोष्ण में चले जाएं। शीतोष्ण नहीं है, क्योंकि हिमालय अपने पास वो जो ठंडी हवाएं हैं उन्हें रोक लेता है, और उत्तर प्रदेश में जो है वो गर्मी वहां पर बनी रहती है। तो शीतोष्ण नहीं देंगे आप, वहां पर आंसर देंगे उष्ण कटिबंध है। और साथ साथ में यदि उष्ण कटिबंध नहीं होता है तो आप उपोष्ण भी लगा सकते हैं। तो यूपी की जलवायु उपोष्ण अर्थात उष्ण कटिबंधीय है। यूपी की जलवायु को 2 भागों में बांट के पढ़ा जाता है, एक उष्ण और आर्द्र जलवायु के रूप में, एक साधारण उष्ण और साधारण आर्द्र जलवायु के रूप में। यदि हम उष्ण जलवायु के आर्द्र जलवायु के रूप में पढ़ते हैं तो उसे तराई क्षेत्र एंड पूर्वी क्षेत्र, और ये सबसे तराई क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र ज्यादा बारिश वाला हिस्सा है। क्षेत्र के रूप में उत्तर पूर्व भारत, उत्तर पूर्व यूपी जो है वो सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र है। चूंकि गोरखपुर उत्तर एंड पूर्व दोनों को लोकेट करता है, दोनों ही स्थिति में आता है, तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा बारिश कहाँ मिलती है आपको? यहाँ गोरखपुर में मिलेगी। ठीक, तो आज के लिए आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।